हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में 7 और 8 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैंने आपसे ये पूछा था कि ये 7 वंडर्स में से एक है और ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है, ये जो स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राजील में स्थित है। 7 अजूबों में से दुनिया के ये एक अजूबा है, इसे एक वंडर माना जाता है। और इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं क्राइस्ट रिडीमर। क्या बोलते हैं? क्राइस्ट रिडीमर। यहाँ पर रिडीमर का मतलब क्या होता है? रिडीमर उसे बोलते हैं जो कि पापों से मुक्त करने वाला होता है, या एक तरीके से आप बोल सकते हो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ये जो स्टैचू है ये जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है। इसको ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सन 1922 में बनाना शुरू किया गया था और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1931 में। इसको बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं ये एक फ्रेंच मूर्तिकार हुआ करते थे। इनका नाम है पाउल लोंदोस्की। क्या नाम है? पाउल लोंदोस्की। अब इस स्टैचू के बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। इसकी जो हाइट है, ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडेस्टल से ऊपर तक, ये हाइट है 30 मीटर। और इस स्टैचू में जो पेडेस्टल है, ये जो नीचे लगा हुआ है, जो बेस है, ये 8 मीटर का है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर जीसस के जो हाथ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है ये है 24 मीटर। क्लियर? और इस पूरे स्टैचू का जो वजन है वो है करीब 635 मीट्रिक टन। उम्मीद करता हूँ आप ये जुड़े हुए फैक्ट क्राइस्ट रिडीमर से आप कभी नहीं भूलेंगे। और ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। और आप में से वो सभी स्टूडेंट जो कि स्टैटिक जीके में कहीं पर भी कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, तो आप मेरी इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इस किताब को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च किया है मैंने। साथ में 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी हैं जो कि पीवाईक्यूज हैं स्टैटिक जीके के। तो ये अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। इस किताब के दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं अमेजोन से। आप वहीं से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज आपको पता ही है। उसी को टारगेट करते हुए मैंने ये किताब आपके लिए बनाई है। अभी हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में पूरे तरीके से निर्मित ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करेंगे। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये पैक्ट साइन किया है। और यहाँ पर सीधी सी बात है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये इनको टेक्नोलॉजी देंगे एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये इसको असेंबल करने का काम करेंगे। अभी तक भारत में जो ट्रेन्स चल रही हैं उनके लिए जो ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है वो पूरे तरीके से भारतीय नहीं है। इसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है मल्टीपल कंट्रीज से। लेकिन अब ये एक नई पहल की शुरुआत होगी जिसमें हम इंडिजिनस तरीके से तैयार किए गए ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को भारत में यूज कर पाएंगे और आने वाले टाइम में दूसरे देशों को भी प्रोवाइड कर पाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीएमडी है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? बीपी श्रीवास्तव। बाकी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की अगर बात करें तो 1964 में स्थापित करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर बैंगलोर है और इसके सीईओ है शांतनु रॉय। क्या नाम है? शांतनु रॉय। ये कौन से भारतीय हैं जिनको वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में मेंबर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो ये है राकेश मोहन। और राकेश मोहन करंट टाइम में प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी हैं। लेकिन अब ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस? तो ये दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और इस बार 2024 की थीम थी प्रमोटिंग द कल्चर एंड पीस विथ लव एंड कंसाइंस। ये दिवस बेसिकली पूरे दुनिया भर में पीस मतलब शांति और उससे जुड़े हुए जो कल्चरल इवेंट्स हैं उन सबको प्रमोट करने में मदद करता है। पहली बार ये दिवस साल 2020 में मनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा।
ये कौन सा बैंक है जिसने पे मार्ट के साथ एक पैक्ट साइन किया है और पे मार्ट के साथ मिलकर ये वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी अपनी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जेएनके बैंक ने अपने कस्टमर्स को उनके घर बैठे एटीएम की फैसिलिटी देने के लिए ये पैक्ट साइन किया है। अब यहाँ पर वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी का मतलब क्या है समझिएगा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां तक एटीएम की अगर बात करें तो बहुत दूर की बात है, इवन बैंक भी लोगों के घरों से बहुत दूर है। वहां पर लोगों को, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें बैंकों तक आने के लिए 15 से 20 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। अब ऐसे में एटीएम फैसिलिटी हो या वर्किंग हो या ना हो, ये भी पता नहीं पड़ता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब देखिए क्या किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर एक रीजन में जहां पर भी कोई राशन की दुकान है या मान लीजिए किसी भी व्यापारी की दुकान है, वहां पर पे मार्ट के द्वारा एक मशीन इंस्टॉल करी जाएगी। ये मशीन जो होगी, ये हैंड डिवाइस होगी, इसको कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। इस डिवाइस के थ्रू लोगों के अपने जो डेबिट कार्ड होंगे, वो वहां से अपने पास की दुकान में जाएं और उनको बोलें कि वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इतना पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो निकाल पाएंगे इस डिवाइस से। इस डिवाइस में एंट्री हो जाएगी और वो जो व्यापारी होगा, वो उस कस्टमर को उतने पैसे अपने पास से दे देगा और वो हफ्ते में एक बार बैंक को विजिट करके वो सारी चीजें सेटल कर देगा। इसके लिए जो मैक्सिमम अमाउंट रखा गया है, एक बार में 2,000 रुपए आप विड्रॉल कर सकते हो और एक महीने में मैक्सिमम 10,000 रुपए विड्रॉल कर सकते हो। वैसे गाँवों को देखते हुए इतना पैसा सफिशिएंट होता है एक आम आदमी को अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक जो है 1938 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका श्रीनगर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बलदेव प्रकाश। क्या नाम है? बलदेव प्रकाश। बाकी पे मार्ट जो है ये एक पेमेंट एग्रीगेटर है। 2015 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका चंडीगढ़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया जनरेशन एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है जिसका नाम है सारा। ठीक है, ये पब्लिक की हेल्थ को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सारा का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। जो सारा है, इसको बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए लॉन्च किया है कि इसकी मदद से लोग घर बैठे अपनी सिचुएशन को यहाँ पर फिल करते हुए अपने हेल्थ को यहाँ पर आ, एक तरीके से आप स्कैन कर पाएंगे। लाइक जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, तो इसमें तरह तरह की डिसीज दी हुई है या फिर तरह तरह के सिम्टम्स दिए हुए हैं। आप उसमें जाके क्लिक करेंगे, वो आपसे एंट्रीज मांगेगा, आप उस एंट्रीज को फिल करिए और ये जो सारा नाम का प्लेटफॉर्म है, ये आपको बता देगा कि आप इस टाइम पर किस बीमारी से ग्रसित है। स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। और डब्ल्यूएचओ जिसकी स्थापना 1948 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। साल 2022 में ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट किए गए थे, तो 2027 तक यही डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करी गई है और जिसमें रेपो रेट सेम रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट पहले भी 6.5% था, इस बार भी 6.5% ही रहा है। ये कौन सी बार है जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किए हैं? तो ये 7वीं बार है लगातार जब कोई भी बदलाव रेपो रेट में या रिवर्स रेपो रेट में कहीं पर भी नहीं किए गए हैं। और लास्ट टाइम जो बदलाव किया गया था, वो 8 फरवरी 2023 को किया गया था। 2023 8 फरवरी, लगभग एक साल से ज्यादा हो गया है। तो पिछले एक साल से जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, आरबीआई कोई भी बदलाव इसमें नहीं कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के और 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किए गए थे शक्तिकांत दास। ये कौन सा संस्थान है जो पश्चिम बंगाल में अपना एक नया टेस्ट सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं? तो ये है डीआरडीओ। और टेस्ट सेंटर का मतलब आपको पता ही है कि जैसे डीआरडीओ के द्वारा जो भी वेपन इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग टेस्ट सेंटर में करी जाती है। अभी तक डीआरडीओ का जो टेस्ट सेंटर था, ये उड़ीसा के अंदर चांदीपुर रेंज थी। लगातार चांदीपुर रेंज में कई सालों से डीआरडीओ जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। अभी क्या है कि डीआरडीओ के वेपन इक्विपमेंट्स लगातार जिनकी संख्या बढ़ रही है, तो इस वजह से एक नई रेंज की जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है जनपुत। क्या नाम है? जनपुत। वहीं पर इस नए टेस्ट सेंटर को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डीआरडीओ ने
8.7 एकड़ जमीन ली हुई है वहां पर, और यहीं पर आप सारे वेपन्स को ये टेस्ट करेंगे। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है समीर वी कामत। क्या नाम है? समीर वी कामत। हाल ही में ये कौन सा एयरपोर्ट है जो कि भारत का 14वां एयरपोर्ट बन गया है जिसने डिजी यात्रा सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये है गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनके द्वारा डिजी यात्रा सिस्टम अपना खुद का लॉन्च किया गया है। डिजी यात्रा सिस्टम, जिसको साल 2019 में पहली बार भारत में लॉन्च किया गया था, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर एक पैसेंजर जो कि एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले रहा है, उसका बायोमेट्रिक होगा। ठीक है? मतलब कहने का कि वहां पर आपको थंब इम्प्रेशन एंड आई रेटिना स्कैनिंग करनी होगी, और तभी आपको एक्सेस मिल पाएगा। जो आपके थंब इम्प्रेशन है और आई रेटिना स्कैनिंग है, वो आपके आधार से तो कनेक्टेड रहता ही है, ये तो आपको पता ही है। तो वहां से प्रॉपर वेरिफिकेशन हो पाएगा। पूरे भारत भर में ऐसे कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर डिजी यात्रा सिस्टम पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद, बेंगलोर, और इसके अलावा वाराणसी एयरपोर्ट। इन सभी जगहों पर डिजी यात्रा है। आने वाले समय में धीमे धीमे करके भारत में कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं रहेगा जहां पर डिजी यात्रा सिस्टम ना हो। कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो टोटल 5 ऐसे भारतीय हैं जिनको इस बार शामिल किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से इनके ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 में। अब इनमें से कौन कौन है? सबसे ऊपर तो नाम आ रहा है एक जो भारतीय बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है भूमि पेडनेकर। तो भूमि पेडनेकर हो गई। इनके बाद है प्रिया अग्रवाल। प्रिया अग्रवाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वेदांत ग्रुप की। इसके अलावा है शरद विवेक सागर, ये फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। ओके। एंड फिर हैं अद्वैत नायर। पूरी लिस्ट वैसे मैंने आपको पीडीएफ में दे रखी है, वहां से आप क्लियरली बिल्कुल देख लीजिएगा। अद्वैत नायर नायका फैशन इंडिया की सीईओ हैं। और साथ में है अर्जुन भारती है, ये जुबिलेंट ग्रुप के डायरेक्टर हैं। तो टोटल ये 5 भारतीय हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका कोलोगनी। कोलोगनी कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ये कौन है जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसको एसपीजी बोला जाता है, इसके इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं लव कुमार। से ये एसपीजी की कमान संभालेंगे। इससे पहले लव कुमार जो है ये डीआईजी थे एसपीजी में। अब ये प्रमोशन हो गए हैं, आईजी हो गए हैं, और अगले 2 सालों के लिए इनकी नियुक्ति एसपीजी में करी गई है। एसपीजी की स्थापना 1985 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इसके डायरेक्टर हैं अशोक शर्मा। कौन है? अशोक शर्मा। इंडियन डिफेंस का ये कौन सा विंग है? मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड, ये कौन सी है जिसके द्वारा आकाश तीर नाम का सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब ये जो आपको इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है जो कि ट्रक में लोडेड है, इसका नाम है आकाश तीर। अब ये आकाश तीर एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब सामने से आ रही छोटी रेंज की कोई मिसाइल है तो उसको आकाश में ही मार गिराने में मदद करेगा। इवन ऊपर अगर फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं या दुश्मन का हेलीकॉप्टर है तो उसे ये हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज रखता है। आकाश तीर को हिंडन एयरबेस से लॉन्च किया गया है। और हिंडन एयरबेस कहाँ है? यह है गाजियाबाद में। और क्या बता सकते हो ये किसने बनाया है? तो ये बनाने वाली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 की अध्यक्षता करी जाएगी? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मस्दर। इसके द्वारा इस बार वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 को होस्ट किया जाएगा, और ये इसको होस्ट करेंगे 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। मतलब 3 दिवसीय मीटिंग ये होगी। इसका मेन उद्देश्य होगा कि फ्यूचर एनर्जीज के ऊपर कंसर्न करना, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जीज हो गई। ठीक है? और साथ में आने वाले समय में हमें ऐसी एनर्जीज पर डिपेंडेंट रहता है जो कि हमारे पर्यावरण को भी मजबूत रखें और सुरक्षित रखें। जो मस्दर है, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना साल 2006 में करी गई थी सुल्तान बिन अहमद अल जबेर के द्वारा, जो कि इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन भी हैं। अब आज के करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। हाल ही में ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी टेस्टिंग के लिए पैक्ट साइन किया है? तो ये है अमेरिका और ब्रिटेन। दोनों ने आपस में पैक्ट साइन किया है। दोनों आने वाले समय में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ्टी यूजेस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। आज की डेट में एआई हर जगह है। एआई हर एक गैजेट के अंदर यूज किया जा रहा है लगभग, लेकिन इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। उन ड्रॉबैक्स से बचते हुए कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट हम ले पाएंगे एआई के, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे जे बाइडेन। क्या नाम है? जे बाइडेन। ये कौन है जिनको एनसीडीएफआई, जिसको बोलते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरपर्सन के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो इसके नए चेयरपर्सन मीनेश शाह अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। जो बोर्ड की कमेटी होती है उनके द्वारा वोटिंग करी जाती है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? ये है आनंद में, गुजरात के अंदर। और पूरे भारत भर में हर एक डेयरी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के नॉर्म्स के अंतर्गत कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है हर वर्ष? यह दिवस कल के दिन मनाया गया, 7 अप्रैल को। और 2024 की इसकी थीम बहुत ही सिंपल है, माई हेल्थ माई राइट। इस तरीके की थीम आपसे एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद रहती है। सबसे पहले इस दिवस को डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1948 में लॉन्च किया गया था। तब से हर वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीआईडीसी, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, के विश्वकर्मा पुरस्कार से। तो यह ऑर्गेनाइजेशन है ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने जिस तरीके से बेहतर कार्य किया है, और ये इन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट पर काम किया है, साथ में ये भी ध्यान रखा है कि पर्यावरण को उससे नुकसान ना होने पाए, जिसकी वजह से इनकी सराहना करी गई और विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह कौन सा वर्ष है जब कोविड 19 के तहत पूरे दुनिया भर में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? मतलब कहने का, पूरे दुनिया भर में जितनी भी मौत हुई हैं उसमें से दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉज कोविड 19 था। तो यह वर्ष 2021 रहा है। ऑन एन एवरेज इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है कि हर प्रति 1 लाख व्यक्तियों में 94 डेथ कोविड की वजह से हुई है। इस रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया है कि पूरे दुनिया भर में ऑन एन एवरेज लोगों का जो जीवन है वो करीब 1.5 साल कम हो गया है। मतलब कोई व्यक्ति अगर 70 साल जीने वाला था तो वो अब 68.5 ईयर ही जिएगा। इतनी जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कम हो गई है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के अंदर इसका प्रभाव और ज्यादा है। भारतीय लोगों में करीब 2 साल उम्र कम हो गई है कोविड की वजह से। ये कौन है जो कि पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं और साथ में जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में भारत को जूरी मेंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगी? देखिए, आज तक ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कोई भी महिला जूरी मेंबर नहीं रही है। तो इनका नाम है बिल्किस मीर। तो ये अपने आप में एक पहला तो रिकॉर्ड ये बन गया है कि ये पहली भारतीय महिला है जो कि ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी जूरी मेंबर के तौर पर। और दूसरी एक और चीज, ये पहली ऐसी जम्मू कश्मीर रीजन से भी आने वाली व्यक्ति हैं जो कि ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। और बिल्किस मीर इससे पहले विमेन्स कैनोइंग टीम की कोच भी रह चुकी हैं। और 2023 में जो हैंगजू में एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर भी जूरी मेंबर के रूप में इनका नाम नामित किया गया था। मनसुख मांडविय, डॉक्टर मनसुख मांडविय जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि भारत जो यूरिया है इसका आयात बंद करने वाला है। तो भारत सरकार कब तक योजना बना रही है कि इसका आयात बंद कर देंगे? तो सरकार 2025 के आखिर तक फैसला ले चुकी है कि यूरिया अभी तक हम जितनी भी इंपोर्ट करते हैं उस सबको हम बंद कर देंगे, और इतनी यूरिया का उत्पादन हम अपने देश में ही कर पाएंगे जितने की हमें जरूरत है। बाय द वे, इस टाइम पे आपको बता दूं, जितनी यूरिया की डिमांड है 100% में से 30% यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। जैसे कि कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई हो गया, इन सभी गल्फ कंट्रीज से हम यूरिया को इंपोर्ट करते हैं। बट अब हम इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे 2025 के बाद से। और इस टाइम पर भारत में कितनी यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है? तो 285 लाख टन यूरिया का उत्पादन हो रहा है। दिल्ली वन संरक्षण की जो समिति है, मतलब दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है, उसकी जो कमेटी है उसके हेड के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये न्यायमूर्ति नजमी वजीरी हैं जो कि अब से दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की कमेटी को लीड करेंगे।
और अब तो ये रिटायर्ड है, लेकिन जब ये जज थे तो उस टाइम पर इन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे वर्डिक्ट भी दिए हुए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 150 से ज्यादा जजमेंट सुनाए हुए हैं। और साथ ही में इनके टेन्योर में दिल्ली को पूरा ग्रीनरी कवर करने के लिए भी कई सारे ऑर्डर्स को पास किया गया था। बाय द वे, इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, दिल्ली का जो एरिया है, ठीक है, उसके टोटल एरिया में से 85 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो वन संरक्षित है। मतलब आप बोल सकते हो दिल्ली के अंदर 85 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ग्रीन है इस टाइम पर, जो कि पूरे दिल्ली के एरिया का करीब 6% होता है। तो इसको बढ़ाकर करीब 10% तक ले जाना है। ये कौन सा वर्ष है जब तक के लिए भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि भारत में 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा? मतलब परमाणु ऊर्जा से जो एनर्जी पैदा करी जाएगी वो 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए भारत सरकार 2047 तक का टारगेट लेकर चल रही है। ध्यान रहे, 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर भी अग्रसर हैं। इस टाइम पर हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के रूप में 8,000 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसको बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक ले जाना है 2047 तक। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर कितनी पेनाल्टी लगाई गई है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 1 करोड़ की चपत लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनाल्टी इसलिए लगाई है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से जो लोन के नाम्स हैं, जो नॉर्म्स हैं आरबीआई की तरफ से जो दिए गए हैं, उनका पालन नहीं किया गया है। इस वजह से इनके ऊपर ये पेनाल्टी लगी है। साथ ही में एलआईसी के ऊपर भी पेनाल्टी लगाई गई है। एलआईसी के ऊपर 49,70,000 की पेनाल्टी लगाई गई है। ठीक है, इन्होंने भी आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन किया है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है 2015 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। बाकी एलआईसी जो है इसकी स्थापना 19, बाय द वे आपको बता दूं, ये प्रॉपर एलआईसी नहीं है। एलआईसी की जो सब्सिडरी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इनके ऊपर लगाया गया है ये। और 1989 में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। और आरबीआई के बारे में आपको पता ही है, 1935 में स्थापित किया गया था। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं राजीव सिंघल। से टाटा इंटरनेशनल के यही मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इससे पहले ये टाटा इंटरनेशनल में ही सीईओ के रूप में भी कार्यरत थे। टाटा इंटरनेशनल टाटा ग्रुप का वो कंपनी है जो कि दुनिया भर में टाटा के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए डील करने का काम करता है। मतलब कहने का, जो टाटा इंटरनेशनली जो प्रोजेक्ट्स लेता है वो टाटा इंटरनेशनल का ही काम होता है उन प्रोजेक्ट्स को लेना और डिलीवर करना। राजीव सिंघल पिछले 36 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं इंडस्ट्री में। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है आनंद सेन। ये 31 मार्च को रिटायर होते हैं। कुवैत के करंट अमीर कौन हैं जिनके होते हुए पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहां पर आयोजित किए गए? तो ये हैं शेख मिसाइल अल अहमद अल जबेर अल सबाह। तो ये हैं इस टाइम पे कुवैत के नए अमीर। और कुवैत में आपको बता दूं, इससे पहले आ, जो शेख नवाज अल अहमद थे, ठीक है, उनके निधन के बाद उनके भाई ने यहाँ पर सरकार बनाई थी दिसंबर 2023 में, लेकिन 2 महीने के अंदर ही संसद को भंग कर दिया गया था। मतलब वो चला नहीं पाए कुवैत को। तो अब उसके बाद नए अमीर हैं यहाँ के, अहमद अल जबेर अल सबाह। और जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं ना, वैसे ही कुवैत में उनका नाम अमीर बुलाया जाता है उन्हें। ठीक है, अमीर। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था भारत सरकार की तरफ से? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन से। आप चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो, आप बेफिक्र मेरे इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कवर किया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश भाषा आप कोई भी समझते हो, आप मेरे इस बैच का पूरा फायदा ले सकते हैं। साथ में 1 लाइन का क्रैश कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। और इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हुए हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑफर चल रहा है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। आप एसएससी, सीपीओ, एमटीएस या सीएचएसएल देने वाले हैं जो कि अगले 2 महीने के बाद से लगातार लगे हुए हैं, तो उसके लिए आप स्पेशल बैच मैंने लॉन्च किया है जीएसजीके और रीजनिंग का। इसमें कंप्लीट जीएस भी है और कंप्लीट रीजनिंग भी है। 2 in 1 बैच है। आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। इसमें 30% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
और या फिर आप डायरेक्टली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे जाके भी अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।